गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने अभी जो जीपैट आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल में हम लोगों ने स्टार्ट किया वाला है द एक्सप्लेनेशन सीरीज, राइट। तो उसमें इस एक्सप्लेनेशन सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जीपैट हुए वाले हैं उनको उनका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और सिर्फ एक्सप्लेनेशन मतलब अगर एक हमारा ऑप्शन है तो करेक्ट है या नहीं है उतना ही नहीं देखते, उसके पीछे का पूरा हम लोग इंफॉर्मेशन का देखते हैं, ताकि फिर जब जो भी स्टूडेंट्स इसके जीपैट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि लास्ट में अभी जो 1 मंथ बचे वाला है उसमें किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, कौन सी चीजें के जो हम लोग बोलते हैं ना कि फास्ट नोट्स होते हैं उनको हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हम लोग जो कुछ प्रीवियस ईयर जो हमारे पेपर्स होते हैं जीपैट के, उसके हम लोग एक्सप्लेनेशंस ले रहे हैं। सारे के सारे फिलहाल में नहीं लेंगे, सिर्फ कुछ ही, ताकि दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि जीपैट के पेपर्स किस टाइप के आते हैं। लास्ट एंड के मंथ में कौन सा पार्ट जो होता है वो हम लोगों को फास्टली अच्छे से हम लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। ओके, तो वो कहाँ से पता चलेगा? तो किस तरीके से पेपर आता है वहां से हम लोगों को पता चलता है। उसके लिए हमारा ये एक्सप्लेनेशन सीरीज चालू है, राइट। तो आज का जो पार्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन सीरीज का, जिसमें जीपैट 2025 के जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनका हम लोग क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, राइट। आज आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली में जब भी एक्सप्लेनेशन होता है तो वो टॉपिक जो है पूरा का पूरा हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स आ गए अदर सब्जेक्ट्स में हमारे। तो पहला जो होता है वो कहलाता है हमारा माइक्रो बायोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी हो गया है, राइट। देन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हो गया, और उसके बाद में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गए। ऐसे जो सब्जेक्ट्स है उनको क्लब करके हम लोग बोलते हैं अदर सब्जेक्ट। तो उनके आज हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है अदर सब्जेक्ट में वो स्टार्ट हो जाता है, व्हेन द log number of microorganisms is प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ किसका प्लॉट करने वाले हैं? लॉग नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। किसके अगेंस्ट में प्लॉट कर रहे हैं? टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट कर रहे हैं। और वहां पे मिलता है हम लोगों को स्ट्रेट लाइन, राइट। तो उसका जो इनवर्स स्लोप होता है, इनवर्स स्लोप ऑफ दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द, इस चार में से कौन सी चीज है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आप हम लोगों को पढ़ते कैसे आना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग प्लॉट क्या कर रहे हैं। हम लोग प्लॉट क्या कर रहे हैं? एक ग्राफ। एक तो हमारा जो एक्स एक्सिस है इसमें तो आ जाएगा हमारा टाइम, राइट। और दूसरे में क्या दिया वाला है? लॉग नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज लॉग ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। और नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जो मर चुके हैं या फिर जो जिंदा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे जैसे डी वैल्यू, जेड वैल्यू, थर्मल डेथ टाइम जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम लोग को ये पता चल जाता है दिस इज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में भी कौन सा? स्टरलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे लॉग नंबर है, लॉग एन नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को बोला जाता है, वो कहलाता है सर्वाइविंग अ फ्रैक्शन। अब हमारे पास में आती है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होती है, सर्वाइविंग फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइम के साथ में कम कम होते जाता है। तो आप लोगों ने ऐसा स्टरलाइजेशन में ग्राफ देखे वाला है, देखा है आप लोगों ने? तो ऑनलाइन में भी आप बेटा आप लोग बता सकते हो कि ये जो सर्वाइविंग वाला जो ग्राफ होता है, सॉरी, ये सर्वाइविंग फ्रैक्शन और टाइम का जो ग्राफ है आप लोगों ने देखे वाला है। तो इस चीज के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? जो स्टेरिलिटी के जो बात करते हैं ना कि स्टेरिलाइजेशन के जो रेजिस्टेंस होता है, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है, वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो
हम लोग ये टॉपिक अभी फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर जाएंगे हमारे क्वेश्चन के पास में। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसके एक्सप्रेशन करने के हमारे पास में 5 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं या फिर वैल्यूज होते हैं, जिसमें पहली वैल्यू क्या होती है वो कहलाती है डी वैल्यू। दूसरी जो वैल्यू होती है वो कहलाती है जेड वैल्यू। थर्ड होता है वो एफ वैल्यू। फोर्थ होता है वो Q10 वैल्यू होता है और फिफ्थ होता है दैट इज इनएक्टिवेशन फैक्टर। मैं ऑलरेडी स्टरलाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन स्टिल हम लोग उसको जैसे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें पूरा का पूरा एक बार वो रिवाइज टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे डी वैल्यू की। डी वैल्यू का मीनिंग होता है द डेसिमल रिडक्शन टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम का मीनिंग क्या हो गया? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डी वैल्यू का मतलब क्या है? कितना टाइम लग रहा है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ताकि 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किल किया जाए, उस टाइम को बोला जाता है डी वैल्यू, राइट? और डी वैल्यू निकालने के लिए भी यहाँ पे देखो, ये जो है पार्ट है वाई एक्सिस पे है हमारा सर्वाइविंग फ्रैक्शन, और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ड्रॉ करके रखे वाला है टाइम, राइट? तो ये भी इस तरीके से आ गया है। तो ये याद रखना है क्योंकि बाद में हम लोग फिर से जाके देखने वाले हैं ये जो डी वैल्यू होता है, राइट? उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, वो कहलाती है हमारी जेड वैल्यू। जेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? दिस इज द थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू। तो थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 फोल्ड चेंजेस इन द डी वैल्यू। तो डी वैल्यू में 10 गुना ज्यादा चेंजेस लाने के लिए कितना डिग्री ऑफ टेम्परेचर को हम लोगों को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना पड़ेगा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं जेड वैल्यू। तो ये जो जेड वैल्यू होती है वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर सेंसिटिविटी को। तीसरी चीज होती है वो कहलाती है एफ वैल्यू। तो ये यूजुअली यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, तो इसके बारे में भी देखेंगे एफ वैल्यू के बारे में। इट इज ऑल्सो टाइम रिक्वायर्ड, राइट? और कितने टेम्परेचर पे स्पेसिफिक टेम्परेचर गिवन है, दैट इज एट द 121 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टू अप्लाई द हीट टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज और एफ वैल्यू। और उसके बाद में आता है हमारा Q10 वैल्यू। Q10 वैल्यू को ही बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये जो Q10 वैल्यू क्या होता है वो क्या होगा? तो इट इज द इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट या फिर किलिंग रेट। तो किलिंग रेट में कितना इंक्रीज हुआ जब हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है बाय द 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज द Q10 वैल्यू, राइट? तो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में कितना जो किलिंग रेट होता है या फिर रिएक्शन जो रेट होता है वो इंक्रीज हो रहा है, उस वैल्यू को बोला जाता है Q10 वैल्यू। और लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे वो कहलाता है इनएक्टिवेशन फैक्टर। इनएक्टिवेशन फैक्टर का मतलब होता है डिग्री टू विच द माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय द ट्रीटमेंट। तो उसके लिए सिंपल सा है, हम लोग जो इनएक्टिवेशन फैक्टर है उसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल काउंट विच इज डिवाइडेड बाय द फाइनल काउंट। तो ये हो गया हमारे 5 टाइप के फैक्टर्स। अब हम लोग फिर से हमारे क्वेश्चन पे वापस जाते हैं कि लॉग नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लॉट किया है हम लोगों ने टाइम के साथ में, और जो स्ट्रेट लाइन जो रिजल्ट हो रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका इनवर्स जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज द विच वन? तो हम लोगों ने देखा है सर्वाइविंग फ्रैक्शन वर्सेस टाइम का जो था वो था हमारे डी वैल्यू में। इसलिए हम लोगों ने अभी अभी देखा है ना, ये जो डी वैल्यू होता है इस साइड में कौन सा है, सर्वाइविंग फ्रैक्शन, एंड इधर आ गया है हमारा टाइम। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होता है, दिस करेक्ट ऑप्शन इज द डी वैल्यू। गॉट इट? तो उसके लिए फिर हम लोग जब जीपेट के लिए जाते हैं तो ये जो वैल्यूज होते हैं इनकी मीनिंग आप लोगों को जो है वो देख के जाना है, मतलब याद करके जाना है कि एग्जैक्टली क्या होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। उसके बाद में हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये बताता है व्हाट आर द मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस विच इज
required for the hub Unani medicine as per the schedule T. तो what is question? शेड्यूल टी के अकॉर्डिंगली मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग जो स्पेस होती है उसकी जरूरत कितनी होती है, और वो भी हब यूनानी मेडिसिन के लिए। तो यूनानी मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल टी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो 100 स्क्वायर फीट, 200, 150 एंड द 50 स्क्वायर फीट। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए शेड्यूल टी। और शेड्यूल टी मतलब क्या, वो उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो इसके जो दिखा क्राइटेरिया है वो हम लोग देखेंगे। शेड्यूल टी जो होता है वो हमारे डी एंड सी एक्ट का एक पार्ट होता है, राइट। जैसे शेड्यूल ए से लेकर हम लोग चले जाते हैं टी तक, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है जीएमपी रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअली में अगर हमारे ड्रग्स है तो ड्रग्स के जीएमपी रिक्वायरमेंट्स के लिए रहता है, एलोपैथिक ड्रग्स के लिए वो होता है शेड्यूल एम होता है। लेकिन अगर यूनानी या फिर आयुर्वेदिक जो होते हैं, जैसे आयुर्वेदी हो गया, आयुर्वेद हो गया, सिद्धा, या फिर यूनानी ड्रग होते हैं जिनको एएसयू ड्रग बोला जाता है, उसके जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट के लिए जो शेड्यूल है वो होता है शेड्यूल टी। अब बहुत सारे लोग हैं, मतलब इवन मेरा भी कभी-कभी होता है कि हम लोग कुछ वर्ड्स नहीं पता। जैसे हब यूनानी का मीनिंग ही हम लोगों नहीं पता, तो वो भी अगर आ चुका है तो हम लोग समझ लेते हैं। तो हब का मीनिंग होता है पील या फिर टैबलेट टाइप डोसेज फॉर्म, जो कि यूनानी मेडिसिन में आते हैं, जिसको हम लोग टैबलेट बोलते हैं। वैसे यूनानी मेडिसिन में उसी पिल को हब बोला जाता है। तो उसके लिए कंट्रोल्ड स्पेस चाहिए होता है फॉर द मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, पिल मेकिंग एंड द ड्राइंग। एंड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल टी जो हमारा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 100 स्क्वायर फीट का। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी, या इसको क्या बोलेंगे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए हम लोगों को वो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए। ओके, तो ये हो गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में हमारा और एक क्वेश्चन आता है। अब जैसे ही हम लोगों को ये दिख जाता है वैक्सीन्स वगैरह, तो हम लोगों को पता चल जाता है ये अगेन आ चुका है हमारा। अब ये कहाँ से आने वाला है, राइट। तो ये हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओरल वैक्सीन सच एज द डुकोराल एंड द शैंकॉल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, राइट। तो एक्चुअली ये जो है इट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि ये जो दो वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है, डुकरल एंड शैंकॉल, वो किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम लोगों को पहले इन दोनों के बारे में देखना पड़ेगा, ये डुकोरल एंड शैंकॉल क्या होता है। तो ये जो डुकोरल, दिस इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, राइट। तो ये है ओरल इनएक्टिवेटेड कॉलरा वैक्सीन। तो याद रखना है हम लोगों को, डुकोरल इज द ओरल इनएक्टिवेटेड कॉलरा वैक्सीन, जिसके अंदर होते हैं किल्ड विब्रियो कॉलेरी और जो रिकॉम्बिनेंट कोलेरा, जो टॉक्सिन बी के सब यूनिट भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ड्यूकरल में दो चीजें होती है, कौन सी? पहला होता है किल्ड विब्रियो कॉलेरी वैक्सीन, सॉरी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया विब्रियो कॉलेरी किल्ड वाला, और दूसरा यहाँ पे जो कॉलेरा टॉक्सिन बी के सब यूनिट होते हैं और वो भी रिकॉम्बिनेंट वाले, राइट। तो ये जो होता है वो हम लोगों को देता है क्रॉस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रैवलर्स डायरिया, राइट। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कॉलेरा मतलब क्या होता है, डायरिया, उसमें मेजर सिम्टम्स हो गया। तो जो ट्रैवलर्स का डायरिया है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन है वो देता है ड्योकराल। और दूसरा वाला हो गया दिस इज द शैंकोल। शैंकोल जो होता है ये है हमारा ओरल बाइवेलेंट कोरल, दिस इज द कॉलेरा वैक्सीन। और उसके अंदर होते हैं विब्रियो कॉलेर, जिसको बोलते हैं ना किल्ड वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और कौन सा किल्ड वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द विब्रियो कॉलेरी। दिस इज द O1 एंड द O139, राइट। तो इसको एक्चुअली यूज किया जाता है इन द पब्लिक हेल्थ, जिसको बोलते हैं ना कि कॉलेरा कंट्रोल्स के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो सीधा सीधा फिर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो होता है कॉलेरा।
तो पोलियो के कौन से वैक्सीन है तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो पोलियो के लिए जो वैक्सीन होती है वो होती है सैबिन वैक्सीन, ओपीवी। इसका मतलब क्या हो गया? ओरल पोलियो वैक्सीन। इबोला के लिए वायरल इंजेक्टेबल वैक्सीन होते हैं, और न्यूमोनिया के लिए होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन, राइट। तो ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट। अब चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है? ड्रग whose label bears the name of fictitious manufacturer is called as। अब हम लोगों को जो डी एंड सी एक्ट में हम लोगों ने देखा था ना, कि जैसे हम लोगों ने हमेशा जो डेफिनेशंस होते हैं उनको छोड़ देते हैं या फिर ढंग से याद नहीं करते हैं, अब ये यहाँ पे काम आ रही है, राइट। हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा ही क्या पूछ रहा है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से ये डेफिनेशन किसकी है। मतलब ऐसे ड्रग्स जिनके लेबल पे फिक्टिशियस, मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि होते ही नहीं है, उनका नाम लिखे वाला है, उन ड्रग्स को हम लोग कौन से ड्रग्स बोलते हैं? तो हम लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इन जो ये जो हमारे डेफिनेशंस होते हैं वो डेफिनेशंस पता होने चाहिए, तब जाके हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में, एक आता है हमारा स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स किसको बोला जाता है? ड्रग तब स्पूरियस ड्रग कहलाती है जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उस मैन्युफैक्चरर के नाम से, जो कि सॉरी, स्पूरियस ड्रग वो ड्रग होती है जिसमें जो ड्रग होती है वो मैन्युफैक्चर तो की जाती है, लेकिन इसका जो नाम है वो दूसरे ड्रग ड्रग से बिलोंग करता है। मतलब एक ड्रग तो हम लोग कुछ भी, जो कुछ भी बना रहे हैं वो दूसरे किसी ड्रग के नाम से मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उसको बोला जाता है स्पूरियस ड्रग। या फिर उसके ऐसे ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जहां पे फिक्शिशियस या फिर नॉन एग्जिस्टेंट मैन्युफैक्चरर है। मतलब ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं है जिसका नाम डाल दिया गया है, तो वो कहलाती है स्पूरियस ड्रग। या फिर ऐसे ड्रग जो कि इमिटेशन है या फिर काउंटरफेट है, मतलब डुप्लीकेट माल है और जिसका इमिटेट किया गया है, ऐसे को भी बोला जाता है स्पूरियस ड्रग, राइट। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा था, मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या था? ऐसे ड्रग जहाँ का मैन्युफैक्चरर जो होता है वो फिक्टिशियस मैन्युफैक्चरर है, तो वो हो जाएगा हमारा स्पूरियस ड्रग। तो दूसरे वाले क्या है? एडल्टरेटेड ड्रग किसको बोला जाता है? एडल्टरेटेड ड्रग वो होते हैं जिसमें कंटेमिनेशन होता है या फिर जिसमें हम मिक्स किए जाते हैं इंफीरियर सब्सटेंसेस, उनको बोला जाता है एडल्टरेटेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग का मीनिंग क्या होता है? जो कि इनकरेक्ट, मिसलीडिंग या फिर इनकम्प्लीट लेबलिंग जिसमें होता है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसको बोला जाता है मिस ब्रांडेड ड्रग। और मिक्स ड्रग मतलब इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है हमारे डी&सी एक्ट के अंदर। तो इसमें फिर जो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द स्पूरियस ड्रग। तो हम लोगों को ये जो सारी चीजें होती है हर एक सब्जेक्ट के बारे में, उसमें आइडिया आते जाता है कि ओके, डेफिनेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जीपैट में, राइट। उसके बाद में आता है क्वेश्चन हमारा मैच द शेड्यूल्स विद द स्पेसिफिकेशन। तो जब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल्स को मैच करने की, तो हम लोग को सबसे पहले तो पता होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स पता होने चाहिए। यहाँ पे ऐड करके रखे क्या? ओके। तो हम लोगों को सबसे पहले तो शेड्यूल्स पता होने चाहिए। तो वो शेड्यूल्स हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, राइट, ताकि फिर हम लोग इजीली उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट देखते हैं। शेड्यूल ए में आते हैं प्रोफार्मा ऑफ द फॉर्म्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स आते हैं। शेड्यूल बी होता है, उसमें होते हैं रेट ऑफ द फीस, राइट। तो वो भी जो भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट को कितनी फीस देनी चाहिए। शेड्यूल सी में आते हैं लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड द स्पेशल प्रोडक्ट जो कि इंजेक्टेबल है, राइट। C1 में आते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स बट दे आर नॉन पेरेंटल, जो आते हैं वो होते हैं, राइट। शेड्यूल डी में एग्जेम्प्टेड ड्रग्स आ गए हैं फ्रॉम द इंपोर्ट। E1 में कौन से आते हैं? देयर आर द लिस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस, जो ASU सिस्टम होता है ना,
तो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड द यूनानी में। एफ स्टैंड्स फॉर द प्रोविजंस विच आर अप्लीकेबल टू द ब्लड बैंक। हम लोग बस ओवरव्यू देखते जा रहे हैं फटाफट। जो हमारा शेड्यूल F1 होता है, शेड्यूल F1 इज रिगार्डिंग द जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजिकल एंड द स्पेशल प्रोडक्ट। सीधा सीधा याद रखने का, जो वायरल वैक्सीन और सेरा होता है वो आता है F1 में। F2 this stands for the surgical dressing. F3 it provides the standards for the umbilical tape and FF जो होता है वो होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। फिर शेड्यूल जी वो ड्रग्स होते हैं विच आर टू बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल एच वो ड्रग्स होते हैं जो कि विथ प्रिस्क्रिप्शन ही हम लोग सोल्ड मतलब सेल कर सकते हैं। शेड्यूल जे में वो लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट दिए गए हैं जिनको हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्लेम नहीं कर सकते हैं कि जिसका क्यूर अवेलेबल होता है, राइट। तो ये वाला हो गया। शेड्यूल के में वो लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जिनको एग्जेम्प्टेड किया गया है रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने जैसे बताया था ना, वो जो शेड्यूल टी था, ओके, वो था जीएमपी रिक्वायरमेंट। वैसे ही शेड्यूल एम जो होता है उसमें हम लोग जीएमपी रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, और वो भी किसके लिए, ड्रग्स के लिए। फिर M1 में क्या आएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द होम्योपैथिक मेडिसिन। M2 के लिए, M2 मतलब वही हमारे जीएमपी के जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे या फिर जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग के फॉर द कॉस्मेटिक्स। देखो M फॉर द that is GMP requirements for the allopathic drugs, M1 for the homeopathic, M2 for the cosmetics and M3 वो होते हैं for the medical devices के लिए। और जो T है that is for the ASU, that is Ayurvedic, सिद्धा and the यूनानी, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल एन की, जिसमें कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है टू रन द फार्मेसी। एंड शेड्यूल ओ जिसमें आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर द डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, राइट। फिर हम पूरे के पूरे एक साथ में देख लेंगे हम लोग। फिर शेड्यूल पी में आता है जो एक्सपायरी डेट होता है लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग। शेड्यूल क्यू में आएगा हमारा कोल्टार के जो कलर्स होते हैं विच आर परमिटेड टू बी यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स। फिर शेड्यूल आर में जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स रहेंगे। R1 में स्टैंडर्ड्स रहेंगे मेडिकल डिवाइसेस के। एस में स्टैंडर्ड्स रहेंगे फॉर द कॉस्मेटिक, और जो शेड्यूल टी था उसमें रिक्वायरमेंट रहेंगे फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड द यूनानी ड्रग्स। शेड्यूल यू जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल जो ड्रग के रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम लोग रखते हैं, राइट। उसके बाद में U1 इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं कॉस्मेटिक्स के। देखो यू में कौन किसके रिकॉर्ड्स रख रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स किसके, ड्रग्स के। U1 में मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स वो भी किसके रख रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के। शेड्यूल वी में स्टैंडर्ड फॉर द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल डब्ल्यू जो कि जो ओमिटेड है फिलहाल में, लेकिन उसमें क्या दिए थे, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम। शेड्यूल एक्स सबको पता है, नार्कोटिक एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए। और शेड्यूल वाई होता है, दिस इज रिगार्डिंग द जो रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस होती है क्लिनिकल ट्रायल्स की, उसके लिए होता है शेड्यूल वाई। तो अभी हम लोगों ने ये सारे शेड्यूल्स देख लिए वाले हैं, इसलिए अब हमारे क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन क्या रहेगा, पहले तो पता होना चाहिए शेड्यूल जी। अभी अभी हम लोगों ने देखा था शेड्यूल जी कौन सा वाला था, जो ऐसे ड्रग्स जिसको हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन लेना होता है हमारे अ, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर लेने वाले। शेड्यूल एच कौन सा हो गया है, शेड्यूल एच जो होता है वो होता है अब ऐसे ड्रग्स जिसको हम लोग विथ प्रिस्क्रिप्शन ही सेल कर सकते हैं। शेड्यूल F2 के बारे में भी अभी अभी हम लोगों ने देखा था। शेड्यूल F2 किसके बारे में है, जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टैंडर्ड थे, अगर हम लोग इसको लगा लेंगे तो अगर शेड्यूल जी है ड्रग टू बी यूज्ड अंडर, शेड्यूल एच मतलब कौन सा हो गया, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, F2 मतलब
जो इसके स्टैंडर्ड्स हो गए, और शेड्यूल पी मतलब लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग। तो इस तरीके से हमारा अगर देखेंगे इसमें तो सही ऑप्शन आता है पहले का ए का हो गया है आर। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, राइट। तो ये सारे शेड्यूल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि आजकल का जो ट्रेंड चालू है उसमें कोई ना कोई एक जो स्टैटिस्टिकल का जो बायोस्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को जब जब भी बायोस्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस के बारे में दिखाई देगा, तो आप लोग सिर्फ एक ओवरव्यू उस जो भी टेस्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स में उनके टेस्ट के ओवरव्यू आप लोगों को सिर्फ याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, विच स्टैटिस्टिकल स्टेट इज sorry, which statistical test is appropriate for comparing the means of two independent group, right? तो हमारे पास में दो ग्रुप रहेंगे, एक कहलाएगा हमारा ग्रुप ए, ओके। तो एक रहेगा हमारा ग्रुप ए और दूसरा रहेगा दैट इज द ग्रुप बी, राइट। तो ये दोनों भी ग्रुप को इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है इनमें से, तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, ये चारों के चारों भी टेस्ट के क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, जिसको हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे क्योंकि ये बायोस्टैट का पार्ट है। तो उसको डिटेल में भी हम लोग जब लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ओके। तो हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। जैसे हमारे पास में ड्रग ए है या फिर ड्रग बी है, जिनको हम लोगों ने दिया वाला है दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, राइट। तो हम लोग इन ऐसे को जब भी कंपेयर करना होता है, उसलिए उसको हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ में पेयर्ड नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है अनपेयर्ड टी टेस्ट, और वी कैन कॉल इट एज अ सैंपल टी टेस्ट, राइट। तो जब कोई इंडिपेंडेंट जो टी टेस्ट होती है उसी को बोला जाता है टू सैंपल टी टेस्ट, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैंपल टी टेस्ट। तो बाकी के कौन से टेस्ट थे, एनोवा जो था, एनोवा तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोगों को कंपेयर करना होता है मोर देन टू ग्रुप। तो दो ग्रुप से ज्यादा को एक दूसरे को, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे तीनों को भी कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एनोवा। पेयर टी टेस्ट कब करेंगे, जब दो ग्रुप के बीच में का डेटा होता है वो रिलेटेड होता है। जैसे सेम सब्जेक्ट है बिफोर द ड्रग एंड आफ्टर द ड्रग, ऐसा अगर कंपैरिजन करना है तो कौन सी टेस्ट रहेगी, पेयर टी टेस्ट। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है पूल्ड टी टेस्ट। ये स्पेशल फॉर्म होता है जिसमें अज्यूम किया जाता है इक्वल वेरिएंस, इसलिए फिर हमारा जो सही ऑप्शन आ गया दैट इज द सैंपल टी टेस्ट, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many samples of the spirit can excise officer withdraw as the sample? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ओके। और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी कौन सा लॉ है, दैट इज द मेडिसिनल एंड द टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। और उसमें भी जो बॉन्डेड एंड द नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर लॉ का, राइट। तो अभी फिलहाल में हम लोग को ये देखना है कि अगर एक्साइज के रूल्स होते हैं, एक्साइज के रूल्स के अकॉर्डिंगली, और वो भी रूल कौन से एक्ट में आते हैं, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो जो एक्साइज ऑफिसर होता है तो वो कितने सैंपल ले सकता है, तो एक्साइज ऑफिसर 3 सैंपल ले सकता है, राइट। तो ये हो गए हैं 3 सैंपल, और हर एक सैंपल की जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो 100 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तीन चीजें, मतलब यहाँ पे दो हमारे क्राइटेरिया है, ज्यादा से ज्यादा कितने सैंपल, 3 सैंपल, ज्यादा से ज्यादा कितनी क्वांटिटी, 100 ml की क्वांटिटी। और उसको यूज करेगा फिर वो केमिकल एनालिसिस के लिए, फिर जो अल्कोहल की स्ट्रेंथ होती है उसको वेरीफाई करने के लिए,
और लीगल कंप्लायंस के लिए, राइट? इसलिए अब इसमें से कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा? तो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, 3 सैंपल्स यहाँ पे है और मैक्सिमम जो कैपिंग होता है वो कितना है? 100 ml का। दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? तो ये हो गया हमारा हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ द स्पिरिट। ओके, देखो जीपैट 2025 में और एक टेस्ट आ गई है, और मतलब बायोस्टैटिस्टिक के उसमें 2 क्वेश्चन थे, टोटल आपके 8 मार्क का सवाल हो जाता है यहाँ पे, राइट? तो अब यहाँ पे देखते हैं विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, विच इज कॉल्ड एज द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट? तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का मतलब क्या होता है, पहले वो हम लोग देख लेंगे। वैसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बायोस्टैट के सब्जेक्ट में, लेकिन आ चुका है इसलिए डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का मतलब क्या है? जो ऐसी टेस्ट कि अज्यूम नहीं करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, दिस इज और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं? जब जो डाटा जो जो भी डेटा होता है वो ऑर्डियल हो गया, या फिर जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉल है, या फिर जो नॉर्मेलिटी के अजम्पशंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और उसके लिए जो टेस्ट होती है वो कहलाती है क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। तो क्रुस्कल वॉलिस जो टेस्ट होती है वो नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव होता है टू द वन वे एनोवा का। और वो अब जैसे एनोवा में मोर देन 2 ग्रुप को कंपेयर किया था, इसलिए अल्टरनेटिव है तो ये भी कंपेयर करेगा 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप को बेस्ड ऑन द रैंक, नॉट बेस्ड ऑन द रॉ डाटा, राइट? फिर बाकी के एनोवा मतलब कौन सा हो गया? पैरामेट्रिक, जहाँ पे अज्यूम किया जाएगा हमेशा ही नॉर्मेलिटी। स्टूडेंट टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक होता है, और जो फिशर एलएसडी होता है दिस इज आल्सो द पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड आल्सो दिस इज द पोस्ट हॉक टेस्ट होता है। नॉन पैरामेट्रिक एनोवा को ही बोला जाएगा दैट इज द क्रुशियल वैलिस, सॉरी क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, राइट? इसलिए हमारा क्वेश्चन सही होगा, राइट? अब फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शेड्यूल्स के बारे में। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे वाला है इन शेड्यूल्स के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो शेड्यूल एफ एफ था, तो अभी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि शेड्यूल जो एफ एफ था वो किसके लिए था। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ये जो सारे शेड्यूल्स हम लोगों ने देखे थे, देखो शेड्यूल एफ किसके बारे में है? दिस इज रिगार्डिंग द ब्लड बैंक। Schedule F1 is for the that is biological and the special product, मतलब कौन सा? जो वैक्सीन सेरा हो गया। F2 for the surgical dressings, F3 for the umbilical tapes and FF for the ophthalmic preparation। ओके, तो F में ही कितने आ गए? F, F1, F2, F3 एंड द FF, ऐसे टोटल 5 है। तो ये पांचों भी हम लोगों को अलग अलग पता होने चाहिए। तो अभी हम लोग हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पे जाएंगे। शेड्यूल एफ एफ तो कौन सा वाला हो गया? ये वाला रहेगा आर, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, राइट? ये हो गया। शेड्यूल एफ थ्री किसके लिए था? स्टैंडर्ड फॉर द स्टेरिलाइज अम्बिलिकल टेप। ओके, तो ऐसे 2-3 भी अगर आप लोगों का आ गए तो अप्रोक्सीमेटली ये जो हम लोग मैच करना होता है वो इजिली कर सकते हैं। तो शेड्यूल वी और वाई के बारे में तो एंड में जाएंगे, देखते ही ये मैच होता है क्या, राइट? तो 1 का कौन सा चाहिए है? आर, यहाँ पे आ गया, और 1 का यहाँ पे आ गया। ओके, 2 का पी यहाँ पे है। तो बाकी के नहीं भी पता रहे तभी भी हम लोगों को ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं शेड्यूल वाई मतलब कौन सा हो गया? क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट? तो शेड्यूल वाई का क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ पे आ गया है? दैट इज द क्यू, और थर्ड वाला बच गया है दैट इज शेड्यूल वी। शेड्यूल वी में आएंगे हमारे स्टैंडर्ड्स फॉर द पेटेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज द डी, राइट? तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेड्यूल। ओके, ये हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर विच क्लिनिकल ट्रायल फेज। क्लिनिकल ट्रायल में कितने फेजेस होते हैं? टोटल 4 फेजेस होते हैं। ओके, और सबसे लास्ट वाली जो फेज होती है दैट इज द फेज 4। ओके, तो ये चारों भी फेज के दिए वाले हैं। क्या है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी सबमिट एनडीए फॉर द लाइसेंसिंग। तो जब भी हम लोग बात करते हैं एनडीए की, एनडीए का फुल फॉर्म ही क्या होगा?
तो वो होता है हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन, राइट। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये हो गया है हमारा एनडीए। तो ये जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है कौन से क्लिनिकल ट्रायल के फेज के बाद में किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को चारों भी फेज पता होने चाहिए क्लिनिकल ट्रायल के। तो क्लिनिकल ट्रायल का जो पहला फेज होता है उसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं सेफ्टी एंड द डोज जिसमें यूज किए जाते हैं हेल्दी वॉलेंटियर, ओके, और वो भी बहुत ही कम। दूसरा होता है वो होता है वो स्टेज मतलब यहाँ पे फेज टू में क्या देखा जाता है। पहले फेज में इफिकेसी एंड द डोज और सॉरी सेफ्टी एंड द डोज, और दूसरे में देखा जाता है इफिकेसी एंड द डोज। फेज थ्री होता है जिसमें लार्ज स्केल ऑफ मतलब लार्ज नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स पे कंफर्मेशन किया जाता है। और फेज फोर जो होगा वो होगा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन कब करेंगे? पोस्ट मार्केटिंग के पहले, मतलब कौन से किसके पास में उनके बाद में। तो जो हमारा फेज थ्री होता है उस फेज थ्री के बाद में हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इजी नहीं होता वो प्रोसेस, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द न्यू ड्रग एप्लीकेशन, राइट। ये हो गया। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे ISO presented the model for quality assurance in the design and the production control। तो मैंने ये जो लेक्चर्स लिए वाले हैं डिटेल में उसमें आईएसओ के बारे में भी पढ़ा के रखे वाला है। तो अभी टॉपिक आ चुका है इसलिए हम लोग देखेंगे व्हाट इज आईएसओ। आईएसओ जो होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज आईएसओ, ओके। तो यहाँ पे आईएसओ जो है वो एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए बनाई गई है। इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स जो प्रेजेंट है वो है स्विट्जरलैंड में, और उसके 170 प्लस कंट्रीज भी है, ओके। तो इसका नेम ऐसा क्यों दिया गया है? ये एब्रेविएशन नहीं है, क्योंकि ग्रीक में आइसोस कम का मीनिंग होता है इक्वल। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज द आईएसओ। आईएसओ के स्टैंडर्ड जो है जो रिलेवेंट होते हैं फार्मास्यूटिकल से, वो कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं? आईएसओ 9001 जो कि होता है फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड है, फिर उसे यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकली रिलेवेंट हो। तो 9001 दिस इज फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसओ 4001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखना। तो 9001 कौन सा वाला है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड 14001 दिस इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। देन आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए होता है। 13485 that is a this is for the QMS for the medical devices, and ISO 17025 this is competence of the testing and the calibration laboratories के लिए होता है, राइट। तो अगर हम लोग ISO 9000 की फैमिली देखेंगे तो उसमें कौन से आते हैं? 9000, 9001, 9002, 9004। तो 9000 जो होता है वो फोकस करता है ऑन द फंडामेंटल्स एंड द वोकेबुलरी किसकी? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, ओके, राइट। तो सॉरी, यहाँ पे आईएसओ 9001 कौन सा आ गया? क्वालिटी एश्योरेंस एंड द डिजाइन डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्शन। देन 9002 प्रोडक्शन एंड द इंस्टॉलेशन, जिसमें कोई भी डिजाइन वाला पार्ट नहीं है। और 9004 जो होता है वो होता है फॉर द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट गाइडलाइंस। इसलिए अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वालिटी अश्योरेंस इन डिजाइन एंड द प्रोडक्शन, तो उसमें कौन सा था हमारा? डिजाइन एंड हमारा कौन सा है? प्रोडक्शन, वो था हमारा आईएसओ 9001, राइट। तो ये हो गए हैं रिगार्डिंग द आईएसओ स्टैंडर्ड। उसके बाद में आता है आईसीएच गाइडलाइंस, राइट। ये भी आईसीएच के बारे में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया वाला है। तो आईसीएच के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी
जो क्लाइमेट जोन 2 होता है उसकी क्या होनी चाहिए। और पहले तो आईसीएच गाइडलाइंस क्या होते हैं वो हम लोगों को पता होने चाहिए। तो आईसीएच का मीनिंग क्या होता है? इट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द हार्मोनाइजेशन। मतलब बेसिकली ये होता क्या है, ये जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक साथ में लेके आता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। तो इन दोनों को साथ में लाने का काम करता है, इसलिए नाम क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द हार्मोनाइजेशन, जो कि नए इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पे अगर फुल नेम देखा जाएगा तो हार्मोनाइजेशन ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन मेडिसिन ये आता है, राइट। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे आईसीएच गाइडलाइंस के, तो आईसीएच गाइडलाइंस को यूजुअली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो पहली जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है कैपिटल क्यू, दैट इज द क्वालिटी, एस फॉर द सेफ्टी, ई फॉर द एफिकेसी एंड एम फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्यू सीरीज की, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो दिए वाला है वो क्वेश्चन कौन सा वाला है, दिस इज ह्यूमिडिटी फॉर द क्लाइमेट जोन 2। और ये जो क्लाइमेट जो जोन 2 बनाए गए हैं वो किसके लिए है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसकी टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं। ओके, जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिए हम लोग ये जो जोन्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग आईसीएच क्वालिटी गाइडलाइंस क्यू सीरीज के बारे में देखेंगे, तो आईसीएच Q1A दैट इज द R2, उसमें आते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म जब किया जाता है उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है, वो आते हैं आईसीएच Q1A में। ओके, हाँ, तो यहाँ पे कौन से आ गए हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड द प्रोडक्ट, राइट। ICH-Q1B फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग, राइट। ICH-Q2 वैलिडेशन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम लोग हमारे अभी क्वेश्चन पे जाएंगे और उसमें हम लोगों को क्या दिए वाले हैं, 4 जोन, राइट। तो वाई क्लाइमेटिक जोन्स मैटर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आईसीएच की स्टेबिलिटी गाइडलाइंस है, कौन से वाले स्टेबिलिटी गाइडलाइंस, Q1A, जिसमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग के गाइडलाइंस दिए वाले हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के गाइडलाइंस है उनको गाइडलाइंस क्लासिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड को 4 क्लाइमेटिक जोन्स में, राइट। और क्यों 4 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, ताकि ये साइमुलेट कर सकते रियल स्टोरेज कंडीशन को या फिर जो ड्रग की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ। तो ऐसे 4 वर्ल्ड को 4 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। पहला है जोन 1। जोन 1 में आते हैं एग्जांपल जैसे कनाडा हो गया, रशिया हो गया या फिर नॉर्दर्न यूरोप हो गया, राइट। जिसमें कंडीशन कौन सी जगह होती है, 21 डिग्री सेल्सियस एंड द 45% जो आरएच हमारा ह्यूमिडिटी होता है। ओके, तो इस रीजन को बोला जाता है आरएच का मीनिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वो रीजन कहलाता है टेम्परेट। फिर जो जोन 2 होता है वो साउथ, जो सदर्न यूएसए हो गया या फिर जापान हो गया या फिर जो सदर्न यूरोप है, उसमें टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस एंड 60% जो है वो आरएच हो गया, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल एंड द मेडिटेरेनियन। जोन 3 में आते हैं इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओके। उसके बाद में सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया, राइट। इसमें आता है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज कॉल्ड एज हॉट एंड ड्राई। फिर जोन हमारा जो 4 जो होता है 4A, राइट। तो जोन 4A में आते हैं साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ब्राजील हो गया या फिर सेंट्रल अफ्रीका। इसमें जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री, लेकिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज द 65%, उसको बोला जाता है हॉट एंड ह्यूमिड। एंड जो जोन 4B होता है, ओके, ये जो अल्टरनेटिव होता है फॉर द जो इंटेंस ट्रॉपिक होता है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपाइंस हो गए, तो इसमें टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस एंड 75% आरएच, राइट। एक बार आपको दिखाई देता हूँ। तो कौन सा हो गया अल्टरनेटिव फॉर द इंटेंस ट्रॉपिक इंडोनेशिया एंड द फिलीपाइंस।
तो इसमें कितना है 30 डिग्री सेल्सियस एंड 75 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, देखो एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो एज पर आईसीएच गाइडलाइंस एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द जोन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द क्लाइमेटिक जोन 2। तो ये जो हमारा क्लाइमेटिक जोन 2 था वो कौन सा वाला था? तो क्लाइमेटिक जोन 2 में जो टेम्परेचर था वो था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो कितनी थी हमारी 60%, जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यही है ना? हाँ, ओके। तो ये हो गया हमारा ज़ोन 2। ओके। और इस अदर सब्जेक्ट्स में का लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, तो मल्टीमेरिक एंजाइम बाइंडिंग सबस्ट्रेट कोऑपरेटिवली, सॉरी, multimeric enzyme substrate, sorry, binding substrate cooperatively like the hemoglobin is best studied by, okay। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे इसको अलग करते हैं, मल्टीमेरिक। दूसरी चीज कौन सी है? एंजाइम जो बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट को, और वो भी कैसे? कोऑपरेटिवली, इज बेस्ट स्टडीड बाय, ये चार ऑप्शन है, हिल कोएफिशिएंट, माइकलिस मेंटेन एक्सप्रेशन, हाइंस प्लॉट एंड द क्रेक्स प्लॉट। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब क्या है? तो बाइंडिंग ऑफ वन लिगैंड अफेक्ट द एफिनिटी फॉर द सब्सिक्वेंट लिगैंड, राइट। तो ये वाला सीन होता है इन द मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में। उसके लिए जो इक्वेशन होता है वो कहलाता है हमारा हिल इक्वेशन, राइट। तो ये जो हिल कोएफिशिएंट होता है वो मेजर करता है डिग्री ऑफ कोऑपरेटिव इन द लिगेंड एंड रिसेप्टर, ओके। तो अगर ये हिल कोएफिशिएंट ग्रेटर देन रहा तो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होती है। इफ इट इज कौन सा हो गया है? लेस, इसको बोलेंगे ना कि लेस देन, और सॉरी, इट इज इक्वल टू द 1, ये हो गया 0 1, तो ये हो गया है नॉन कोऑपरेटिव। एंड इफ इट इज लेस देन 1 देन निगेटिव कोऑपरेटिव। सेकंड होता है वो कहलाता है हमारा माइकलिस मेंटेन एक्सप्रेशन। ये जो माइकलिस मेंटेन एक्सप्रेशन है वो डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस को, राइट। और यहाँ पे जो ये जो है वो रिलेट करता है रिएक्शन वेलोसिटी को सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। और इसके की पैरामीटर्स कौन से हैं? Vmax एंड द Km। फिर हैश प्लॉट जो होता है ये क्यूएसआर मेथड होती है, जो कि रिलेट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को टू द लिपोफिलिसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड द स्टेरिक पैरामीटर्स के साथ में। और जो क्रेक्स का प्लॉट होता है ये ग्राफिकल टूल होता है जो कि क्लासिफाई करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एंड द हाइड्रोफिलिक कांस्टेंट्स के साथ में। इसलिए हम लोग जब भी कोऑपरेटिव बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे देन इट इज डन बाय द हिल कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो 2020-25 जीपैट में क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर सब्जेक्ट के, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जो अदर देन जिसको हम लोग कोर सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं। कौन सी चीजें भी पढ़ के हम लोगों को रखनी होती है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।